आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा एक और एपिसोड जो है चैप्टर नंबर 4 गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ के ऊपर मालिक। चलिए, गवर्नमेंट पॉलिसीज का बिजनेस में इंपैक्ट है सर, बिल्कुल है। कैसे कैसे बातें करेंगे सर, इस पे कैसे समझेंगे सर? हर स्फीयर ऑफ इकोनॉमी पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज का बिल्कुल इंपैक्ट है। जैसे कि बांग्लादेश में जो है इंपोर्ट ऑफ सेकंड कार अलाउड है, सेकंड हैंड कार अलाउड है, तो वहां हो सकता है टोयोटो ने उसी पॉलिसी का फायदा उठाया। लेकिन इंडिया में सर ये पॉसिबल नहीं है। कोई भी फॉरेन कार मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली इंपोर्ट नहीं कर सकता, उसको यहाँ किसी न किसी के साथ जेवी में एंटर होना पड़ेगा। जैसे कि टोयोटा ने ही किर्लोस्कर मोटर के साथ यहाँ पे एग्रीमेंट किया। गवर्नमेंट पॉलिसीज बिजनेस पॉलिसीज को भी बिल्कुल इफेक्ट करती है। एक एग्जांपल और याद रख सकते हैं कि वोल्वो ने जो कि एक हेवी व्हीकल मैन्युफैक्चरर है, इस पे भी एमसीक्यू आया तो ध्यान रखना, जेंडर इक्वालिटी को लेके बहुत सारा काम किया। तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि अलग अलग पॉलिसीज हो, उसको लोग फॉलो करें और उसका इंपैक्ट सीधे सीधे आपको बिजनेस में देखने को मिलेगा। पॉलिसी फ्रेमवर्क इंडिया में क्या है सर? हिस्टोरिकल बात करें तो हमारे यहाँ 3 बड़ी यूनिवर्सिटीज थी, तक्षशिला, वैशाली और नालंदा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय चाणक्य ने पब्लिक पॉलिसी को आउटलाइन किया था और किताब का नाम था अर्थशास्त्र। ये सब हम जानते हैं। ग्रीक्स की बात करें, रोमन एम्पायर की बात करें तो प्लेटो और एरिस्टोटल 2 बड़े महान आत्माएं हुए जिन्होंने बहुत सारी गाइडलाइंस दी रिलेटिंग टू पब्लिक पॉलिसी। इसके बाद अशोक की बात करते हैं, उन्होंने पीस और हार्मनी के लेके बहुत काम किया। गुप्तास की पॉलिसीज में टैक्सेस, ट्रेड और वॉरफेयर का नाम था। अलाउद्दीन खिलजी को बहुत स्ट्रिंजेंट टैक्स रिफॉर्म माना जाता है। अकबर के समय टोडरमल जी जो उनके मिनिस्टर थे, उन्होंने कुछ अच्छे काम किए। तो अलग अलग फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ब्रिटिश रूल में दादा भाई नारोजी की किताब का नाम था जो हिज बुक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें उन्होंने साफ लिखा कि ब्रिटिशर्स ने इंडिया में आके ऐसी पॉलिसीज बनाई ताकि वो मैक्सिमम रेवेन्यू उनके पास ले जा सके। इसी के तहत उन्हें जमींदारी सिस्टम भी लॉन्च किया, है ना। कारण सर, ब्रिटिश गवर्नमेंट तो बस इतना सा चाहती थी कि कैसे भी हम डिफेंस मेंटेन कर लें और इंटरनल ऑर्डर मेंटेन कर लें। उनको अपने देश से तो कोई लेना देना था नहीं। फिर हुए हम आज़ाद 1947 में और प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बना जिसने इकोनॉमिक फ्रीडम की राह प्रशस्त की, हमारे लिए रास्ते खोले, बिजनेस और ट्रेड के फंडामेंटल अधिकार दिया गया बिजनेस और ट्रेड को। ध्यान रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार हमको दिया है। फर्स्ट 5 ईयर लॉन्च हुआ 1951 में, इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी 1956 में। अब उस समय जो पॉलिसीज बनी, हमने उस समय ना कैपिटलिस्ट चुना ना सोशलिस्टिक, हम हो गए बीच के, मतलब मिक्स्ड। हमने मिक्स्ड इकोनॉमी चुना और 90s तक यही पॉलिसी चलती रही। लेकिन जब हमारी हालत खराब हुई, हमने 91 में पॉलिसी बदली, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की तरफ हमने कदम बढ़ाए। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी उस समय की पॉलिसी की और अभी की पॉलिसी की? सुनो भैया, 90s से पहले की पॉलिसी मिक्स्ड इकोनॉमी की थी, जबकि अभी कैपिटलिस्टिक की है। 90s के पहले की पॉलिसी का मेन फीचर था इकोनॉमिक प्लानिंग, जबकि अपनी अब बात होती है मार्केट मैकेनिज्म, मतलब डिमांड और सप्लाई की। 90s के पहले की पॉलिसी थी क्लोज्ड इकोनॉमी को लेके, अब है ओपन इकोनॉमी को लेके। 90s के पहले की पॉलिसी में पब्लिक सेक्टर का कमांडिंग इफेक्ट था, लेकिन अब प्राइवेटाइजेशन का ज्यादा इफेक्ट है। 90s के पहले रेगुलेशन और कंट्रोल बहुत ज्यादा था गवर्नमेंट का, अब 90s के बाद गवर्नमेंट कंट्रोल तो कर रही है लेकिन बहुत लिबरलाइज्ड कर दिया है। तो ध्यान रखना, एक तरफ मिक्स है, एक तरफ कैपिटलिस्ट, एक तरफ इकोनॉमिक प्लानिंग, एक तरफ मार्केट मैकेनिज्म, एक तरफ क्लोज्ड इकोनॉमी, एक तरफ ओपन, एक तरफ पब्लिक सेक्टर, एक तरफ प्राइवेट, एक तरफ रेगुलेशन और कंट्रोल, एक तरफ लिबरलाइजेशन। क्या क्या गवर्नमेंट पॉलिसीज बिजनेस के लिए रही? गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसीज बनाई ताकि एक फर्म का लाइफ साइकिल इंक्रीजेस हो, उसमें हेल्प मिले किसी फर्म को। ऐसी पॉलिसीज और रेगुलेशन जो स्टार्टअप और बिजनेस रजिस्ट्रेशन में मदद करे, एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस जल्दी जल्दी मिले, किसी को बिजनेस बंद भी करना हो ना तो जल्दी से बंद कर पाए, एग्जिट उसका आसान हो, एग्जिट टफ ना हो। तो ऐसी पॉलिसीज हम उम्मीद करते हैं जो एक फर्म की लाइफ साइकिल में, मतलब फर्म के बिजनेस के पैदा होने से लेकर उसके बढ़ने से लेकर उसके मरने तक, मतलब बाहर होने तक, ऐसी गवर्नमेंट पॉलिसी हो जो ईजीनेस क्रिएट करे। इकोनॉमिक पॉलिसीज में हम नॉर्मली पढ़ते हैं भाई, फिस्कल होती है, मॉनिटरी, जिनको मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट बोला जाता है। कई बार इकोनॉमिक पॉलिसीज किसी सेक्टर के हिसाब से होती है, जैसे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल या फॉरेन ट्रेड। फिस्कल पॉलिसी की डेफिनेशन बहुत सिंपल, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू। मॉनिटरी, सप्लाई ऑफ मनी, क्रेडिट और फॉरेन एक्सचेंज को डील करती है। ध्यान रखिएगा ये बात। तो हमारी कोशिश क्या होगी? गवर्नमेंट को ऐसा कुछ फिस्कल पॉलिसी लाना पड़ता है, जैसे कोरोना के समय पैकेज लाना पड़ा, ताकि डिमांड साइड और सप्लाई साइड दोनों पेडल अप हो, दोनों गियर अप हो। कभी कभी सेक्टरल पॉलिसीज भी लाई, जैसे कि टेलीकॉम, जैसे कि सिविल एविएशन, किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए भी वो पॉलिसीज लेके आते हैं। मैक्रो पॉलिसी इंडिकेटर कौन से हैं? 5 हैं, नाम पढ़े भैया। पहला जीडीपी, इन्फ्लेशन, टैक्स रेट, इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट। जीडीपी, इन्फ्लेशन, टैक्स रेट, इंटरेस्ट रेट और एक्सचेंज रेट, इनके क्या इफेक्ट है सुनो। जब जीडीपी इंडिकेट करती है कि वो बढ़ रही है, मतलब इकोनॉमिक ऑप्टिमिज्म है और हाई डिमांड एक्सपेक्टेशन है, ध्यान रखिएगा। जब इन्फ्लेशन मॉडरेट है तो वो डिमांड और प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन को शो करता है। टैक्स रेट जब लोअर है तो इन्वेस्टर्स को इंसेंटिव है कि वो बिजनेस करें अपने आके।
इंटरेस्ट रेट जब लोअर हैं तो लोअर कॉस्ट ऑफ फंड को रिलेट करता है, और एक्सचेंज रेट मॉडरेट हैं तो हम डोमेस्टिक प्रोटेक्शन भी कर रहे हैं और एक्सपोर्ट को बढ़ावा भी दे रहे हैं। तो ये 5 अलग अलग वेरिएबल 5 अलग अलग डायरेक्शन में 5 अलग अलग मीनिंग देते हैं। तो जीडीपी अगर राइजिंग है तो इकोनॉमिक ऑप्टिमिज्म, इन्फ्लेशन मॉडरेट तो डिमांड एंड प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन, टैक्स अगर लोअर है तो इंसेंटिव फॉर इन्वेस्टर, इंटरेस्ट लोअर है लोअर कॉस्ट ऑफ फंड, एक्सचेंज अगर मॉडरेट रेट्स पे चल रहे हैं तो प्रोटेक्शन टू डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, डोमेस्टिक प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट्स। ये 5 बातें हम लिख सकते हैं जो आपके फैक्टर्स में आती है। तो मैक्रो पॉलिसी इंडिकेटर्स, ये 5 इंपॉर्टेंट मैक्रो पॉलिसी इंडिकेटर्स है। इन्वेस्टमेंट हमेशा ध्यान रखना इन्वर्सली रिलेटेड होगा इंटरेस्ट रेट से। लोअर इंटरेस्ट रेट आपके इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स को बढ़ाएंगे, हायर इंटरेस्ट रेट आपके इन्वेस्टमेंट को पीछे धकेलेंगे। ध्यान रखिएगा बात। मॉडरेट एक्सचेंज रेट भी 2 तरह से बिजनेस को इफेक्ट करता है, इंपोर्ट को डियरर करना और इंपोर्ट को एनकरेज करना, एक्सपोर्ट को चीपर करना ताकि इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस हमारी बढ़ जाए। तो सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए इन 5 एलिमेंट का होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट पार्ट दोस्तों, पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए क्या करें। सर जो भी मिनिस्ट्री अपने यहाँ पे इंडिया में अलग अलग मिनिस्ट्रीज हैं हर चीज के लिए, वो लोग कमिटीज बनाते हैं, कमीशंस बनाते हैं, इंस्टीट्यूशन बनाते हैं। ग्राउंड लेवल पे वो जनता से राय इकट्ठी करते हैं बाय वाइडर कंसल्टेटिव एंड पार्टिसिपेटिव प्रोसेस। जनता से राय इकट्ठी की, पॉलिसीज ड्राफ्ट की, उन पॉलिसीज को फिर पब्लिक डोमेन पे डाल दिया, जैसे ऑनलाइन वेबसाइट पे कि भैया सब अपने अपने कमेंट दो, इसमें कोई सुधार करना हो, कोई इंप्रूव करना हो, क्रिटिक हो तो क्रिटिक करो, सजेशन हो तो सजेशन दो। पॉलिसीज फिर इंप्लीमेंट की जाती है और उनका इंपैक्ट देखा जाता है। तो आरबीआई इस तरह से मनी और क्रेडिट पॉलिसी लॉन्च करती है। ध्यान रखना प्रोसेस हमेशा बाय डायरेक्शनल होती है, सिंगल डायरेक्शन नहीं होती। ऊपर से नीचे भी मतलब गवर्नमेंट से पब्लिक तक, और नीचे से ऊपर भी मतलब पब्लिक से गवर्नमेंट तक भी उसका असर दिखता है। पॉलिसीज को अगर हम टाइप्स में डिवाइड करें तो 4 तरह की पॉलिसीज डिवाइड हो सकती है। पहला प्रोटेक्टिव, दूसरा रेस्ट्रिक्टिव, तीसरा रेगुलेटिव एंड फोर्थ वन इज फैसिलिटेटिव या डेवलपमेंट पॉलिसी। प्रोटेक्टिव पॉलिसी सर किसी बिजनेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसको सस्टेन करवाने के लिए करी जाती है। रेस्ट्रिक्टिव किसी बिजनेस को इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स को नुकसान पहुंचाने के कारण रोकना जरूरी, तो रेस्ट्रिक्टिव पॉलिसी। जैसे कि एमआरटीपी एक्ट, जैसे कि एमआरपी क्यों डाली जाती है प्रोडक्ट्स पे, ताकि कस्टमर के साथ कोई लूटपाट ना हो पाए, उसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो पाए। रेगुलेटरी सर किसी चीज को कोऑर्डिनेट और रेगुलेट करने के लिए, जैसे कि आरबीआई, जैसे कि सेबी, जैसे कि सीसीआई, जैसे कि आईआरडीए। फैसिलिटेटिव सर जो किसी चीज को फैसिलिटेट करे, किसी एक्टिविटी को बढ़ावा दे, जैसे एमएसएमई, एसएसआई, एनएसडीसी, स्किल डेवलपमेंट के लिए फैसिलिटेटिव पॉलिसी बनाई उन्होंने। तो ये 4 तरह की पॉलिसीज गवर्नमेंट फ्रेम करती है। इकोनॉमिक चेंज प्रोसेस सर कब से आया? 1991 से आया। ध्यान रखना कैसे आया, तो हम बोलेंगे डीरेगुलेशन से आया। हमने स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस को ढीला किया, लूज किया, और प्राइवेट और फॉरेन कैपिटल का इसको बढ़ावा दिया। अब कैसे दिया सर? पहला स्टेप था लिबरलाइजेशन। कैसे करोगे सर? वो रिमूव और लूजन द रेस्ट्रिक्शंस, लाइसेंस और परमिटिंग के कंसेप्ट खत्म करना, अप्रूवल्स को इजी करना, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को कम करना। ये टारगेट था लिबरलाइजेशन का। तो लिबरलाइजेशन की डेफिनेशन सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ एनलार्जमेंट एंड एनहांसमेंट ऑफ द फ्रीडम ऑफ प्राइवेट सेक्टर। ये मेन वर्ड ध्यान रखिएगा। फिर विंड्स ऑफ चेंज कब से शुरू हुई सर? हम बोल ही रहे हैं, हमने शुरुआत में मान लो 1991 में पहले 18 इंडस्ट्रीज को रिलैक्स किया, फिर कुछ को छोड़ के, हाँ, डिफेंस, एयरक्राफ्ट, वारशिप, एटॉमिक एनर्जी और रेलवे ट्रांसपोर्ट, ये सब अभी भी पब्लिक के प्राइवेट के पास नहीं गए हैं, ये गवर्नमेंट के पास ही। धीरे धीरे गवर्नमेंट ने हैजार्डस और एनवायरमेंटल सेंसिटिव इंडस्ट्रीज को भी रिलैक्स किया। बहुत सारी लाइसेंसिंग प्रोसेस एबॉलिश कर दी, जैसे लीकर्स की, सिगरेट्स की, एक्सप्लोजिव्स की, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स के लाइसेंसेस एंड कर दिए। एमआरटीपी एक्ट हटा के नया कंपटीशन लॉ उन्होंने लॉन्च किया। ये भी एक तरीका था। कैसे बदलाव आया, बदलाव की बयार, बदलाव की हवा कैसे चली, ये सब उसके एग्जाम्पल्स हैं। 800 आइटम जिस पर कोई लिमिट थी कि इससे ज्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे, उनकी लिमिट्स भी हटा दी गई। लिबरलाइजेशन ने बहुत सारे इंडस्ट्रियल सेक्टर प्राइवेट एंटरप्राइजेस के लिए ओपन किए। एफएमसीजी मार्केट सबसे ज्यादा इसका फायदा उठा के गया। बैंकिंग, इंश्योरेंस, टेलीकॉम, ऑटोमोबाइल ने इसका बहुत फायदा उठाया। लिबरलाइजेशन ने ग्रेटर फ्रीडम दी, ना सिर्फ प्राइवेट डोमेस्टिक सेक्टर को बल्कि एफडीआईज को भी हमने आमंत्रित किया, इन्वाइट किया कि आप आओ हमारे देश में पधारो और यहाँ इन्वेस्ट करो। सेकंड स्टेप थी प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का पहला एग्जाम्पल जो है वो है अपना ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर मिसेस मार्गरेट थेचर का, जिन्होंने ब्रिटिश की कोल माइंस को प्राइवेटाइज किया था, स्कूल एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज को प्राइवेटाइज किया था। प्राइवेटाइजेशन क्या है सर? इट इज एन अप्रोच जिसमें ऑनरशिप स्ट्रक्चर को चेंज किया जाता है, गवर्नमेंट ऑन इंस्टीट्यूशन को चेंज किया जाता है, उनके ऑनरशिप स्ट्रक्चर को बदला जाता है। कारण सर फ्लेक्सिबिलिटी, इनोवेशन, कॉस्ट सेविंग, अकाउंटेबिलिटी, क्वालिटी इन सिस्टम। ये 5 फायदे आप लिख सकते हो।
बोलो भैया क्या करें। शुरू में क्या दिक्कत है ये प्राइवेटाइजेशन करने में? सर शुरू में दिक्कत है कि कोई भी लॉस मेकिंग एंटिटी को लेने को तैयार ही नहीं था यार, लेकिन जो प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी थी उसको सब लेने को तैयार थे, तो ये शुरू की दिक्कतें आई। फायदा अभी हमने पढ़ा, एफिशिएंसी, क्वालिटी, कॉम्पिटिटिवनेस, रैपिड रिस्ट्रक्चरिंग और रिफॉर्मिंग की गई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की। 4 हिस्सों में हमने डिवाइड किया प्राइवेटाइजेशन को। एक होता है डेलीगेशन। डेलीगेशन का मतलब गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होल्ड करती है और प्राइवेट एंटरप्राइजेस को होली या पार्टली डिलीवरी दे देती है गुड्स की। डेलीगेशन कैसे हो सकता है सर? थ्रू कॉन्ट्रैक्ट या थ्रू फ्रेंचाइजी की गवर्नमेंट ने फ्रेंचाइजी बांट दी अपनी। फिर होता है डाइवेस्टमेंट। डाइवेस्टमेंट में गवर्नमेंट सरेंडर करती है पार्शियल ऑनरशिप और साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, और मेजोरिटी स्टेक सेल कर देती है एक या एक से ज्यादा प्राइवेट एंटिटीज को। तो 3 मेन वर्ड, सरेंडर्स पार्शियल ऑनरशिप, सेल्स द मेजोरिटी स्टेक, सेल्स द मेजोरिटी स्टेक्स टू वन और मोर प्राइवेट एंटिटी, ये कहलाएगा डाइवेस्टमेंट। तो सर डिसइन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट में आप वर्ड याद रखना, सेलिंग अ पोर्शन ऑफ द स्टेक टू प्राइवेट पार्टी। अ पोर्शन बोला है ना, यहाँ पर ऊपर लिखा है मेजोरिटी, थोड़ा सा अंतर है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर? प्राइवेट एंटरप्राइज धीरे 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 ग्रेजुअली अपने आप को एक्सपांड करता है और गवर्नमेंट एंटिटी को डिस्प्लेस कर देता है, जैसे कि बीएसएनएल को हटा दिया जियो एयरटेल जैसी कंपनियों ने। तो प्राइवेटाइजेशन के 4 कंसेप्ट, डेलीगेशन, डाइवेस्टमेंट, डिस्प्लेसमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट। इनवर्ड एफडीआई क्या होती है सर? एफडीआई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसी भी कंट्री के लिए, है ना। बेटर है कि बाहर से पैसा आए तो उससे क्या गैप फील होगा, किसका? डोमेस्टिक सेविंग और इन्वेस्टमेंट का। और हमारे यहाँ तो बहुत बड़ा मार्केट था कि लोग आए और हमारे यहाँ इन्वेस्ट करें। क्लोज्ड इकोनॉमी में प्रॉब्लम क्या थी सर? क्लोज्ड इकोनॉमी के लिए धीरे धीरे ओपन करो ताकि लिबरलाइजेशन के साथ ग्लोबलाइजेशन भी हो पाए। आप जब तक रेगुलेशंस को कम नहीं करोगे वो दिक्कतें लिबरल होंगी नहीं, लेकिन क्या पूरा का पूरा खुला छोड़ देना? लिबरलाइजेशन के साथ हमेशा कुछ नियमों का रखना जरूरी है। तो एफडीआई को बुलाओ, किस लिए बुलाएं सर? इट इज एन हार्बिंगर ऑफ ग्रोथ। फॉरेन की कैपिटल का आना किसी भी देश के लिए इंपॉर्टेंट है। गैप फील होते हैं उससे डोमेस्टिक सेविंग और इन्वेस्टमेंट के। एफडीआई की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए? फ्लो ऑफ कैपिटल बाय एन एंटरप्राइज टू अनदर एंटरप्राइज इन अ डिफरेंट नेशन। एक यूएस बेस्ड व्यक्ति अगर इंडिया में पैसा लगा रहा है, यूएस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो हम बोलेंगे कि वो एफडीआई लेके आ रहा है। कैसे? बाय कैप्चरिंग अ मेजोरिटी स्टेक इन ओनरशिप इन अ कंपनी इन द टारगेट कंट्री। टारगेट कंट्री कौन? इंडिया। तो इंडिया में एफडीआई कैसे आएगी सर? कोई भी अपने यहाँ की कंपनी का मेजोरिटी स्टेक खरीद ले तो मान लिया जाएगा उसने एफडीआई में इन्वेस्ट कर दिया। क्या एफडीआई में 100% इन्वेस्टमेंट हो सकता है सर? कुछ सेक्टर में 100% हो सकता है, कुछ में 26 है, कुछ में 49 है, कुछ में 51 है, अलग अलग सेक्टरल वाइज है। किन किन सेक्टर में गवर्नमेंट ने एफडीआई प्रोहिबिट कर रखी है? एटॉमिक एनर्जी, लॉटरी, गैम्बलिंग, बैटिंग, बिजनेस, बिजनेस ऑफ चिट फंड, निधि कंपनी, एग्रीकल्चर, हाउस एंड रियल एस्टेट, ट्रेडिंग एंड ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, मैन्युफैक्चर ऑफ सिगार, चिरेट्स, इन सब में टोबैको एंड टोबैको सब्स्टिट्यूट, इन सब में प्रोहिबिटेड है। किसमें परमिटेड है सर? फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, डेवलपमेंट ऑफ सीड्स, एनिमल हस्बेंड्री, पिसिकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स, मशरूम्स, प्लांटेशन एक्टिविटी में परमिटेड है। किसमें प्रोहिबिटेड है? टी प्लांटेशन प्रोहिबिटेड है सर। तो इसको एक बार और सुन लीजिएगा क्या क्या प्रोहिबिटेड है। 2 तरह से पैसा लगा सकते हैं, एक जिसमें कोई अप्रूवल नहीं चाहिए जिसको बोलते हैं ऑटोमेटिक रूट, और एक जिसमें परमिशन की जरूरत पड़ती है, किसकी? FIPB की, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड के जरूरत पड़ती है। तो 2 रूट है मालिक, एक ऑटोमेटिक रूट डायरेक्टली लगा दो और एक गवर्नमेंट रूट, मतलब पहले परमिशन लो FIPB की, तो आप यहाँ एफडीआई इन्वेस्ट कर सकते हो। इंडिया में अभी हम यूएस से, यूके से, सिंगापुर से, जापान से बहुत सारा एफडीआई बुलवा रहे हैं। आखिरी पार्ट है हमारे पास, वो है FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो कि लार्ज ग्रुप्स होते हैं, सब्सटेंशियल इन्वेस्ट करते हैं फंड्स का अपने यहाँ पे। कहां पर? इक्विटी मार्केट में और म्यूचुअल फंड में और पेंशन फंड में और हेज फंड में। सर इनके पास स्ट्रांग रिसर्च टीम होती है, पहले ये पूरी रिसर्च करके आते हैं कि किस कंट्री के किस मार्केट में किस जगह पर पैसा लगाना है, और ये हमेशा बुलिश मार्केट में पैसा लगाने के लिए जाने जाते हैं। थोड़े समय के लिए ही सही, लेकिन हमारी फॉरेन करेंसी को स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं। प्रॉब्लम क्या है इनके साथ सर? जैसे ही बुलिश मार्केट एक पीक पे पहुंचता है, ये अपना गुड्स बेच के, अपने शेयर्स बेच के, अपना माल बेच के बाहर हो जाते हैं, तो कई बार ये नुकसान भी पहुंचा जाते हैं आखिरी में, है ना। लेकिन यार इसके बावजूद एफडीआईज भी चाहिए और FIIs भी चाहिए, तो बेटर कौन सा है? तो सर हम एफडीआई को ज्यादा प्रमोट करेंगे रेदर देन FII को। वापस बोल रहा हूं, हम एफडीआई को ज्यादा पसंद करेंगे, ज्यादा प्रमोट करेंगे रेदर देन FII इन्वेस्टमेंट फ्रॉम इंडिया अब्रॉड। ये कौन करेगा सर? देखो एक बात बताओ, जब बाहर वाले लोग हमारे यहाँ लगाते हैं तो हम बोलते हैं इनवर्ड एफडीआई, तो यार हम भी तो बाहर लगाएंगे तो क्या बोलेंगे? आउटवर्ड एफडीआई बोले मालिक। अगर हमारे यहाँ की कंपनी जैसे कि सन फार्मा ने चाइना में इन्वेस्ट किया, भारतीय एयरटेल ने
मॉरिशस में इन्वेस्ट किया, तो इसको क्या बोलेंगे सर? आउटवर्ड एफडीआई। फरवरी 20 में भारतीय एयरटेल ने $978 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया मॉरिशस में। पीवीआर सिनेमाज ने श्रीलंका में किसी के साथ इन्वेस्टमेंट किया। सन फार्मा ने डेवलप करने का कॉन्ट्रैक्ट किया दवाइयों को मेनलैंड चाइना के साथ। तो ऐसे आरबीआई बताता है कि करीब करीब 40% का राइज है, यूएस डॉलर 2.10 बिलियन का राइज है, और 40% राइज है अप टू 2.10 बिलियन, ऐसा हम बोल सकते हैं। यह पूरा समरी था मालिक एफडीआई के ऊपर, इनवर्ड भी और आउटवर्ड भी। खास बात आप ध्यान रखिएगा, 90s के पहले की पॉलिसी थोड़ी सी डिफरेंट थी, 90s के बाद की थोड़ी सी पॉलिसी डिफरेंट है। तो छोटा सा प्यारा सा छोटू सा टॉपिक हमारा यहाँ